गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊँ और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊँ। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। किसी भी दफ्तर या कंपनी में एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। हाँ। एक तरफ मैनेजमेंट की सारी बातें टीम वर्क और हम एक हैं के इर्द गिर्द घूमती हैं, बिल्कुल। और दूसरी ही तरफ जो सबसे होशियार और कामयाब कर्मचारी होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए पर्सनल ग्रोथ और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। और ये दोनों बातें मतलब सुनने में एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ लगती हैं। सवाल ये उठता है कि क्या एक मजबूत हम बनाने के लिए एक ताकतवर मैं को दबाना पड़ता है, हाँ, या फिर ताकतवर मैं के बिना एक मजबूत हम बन ही नहीं सकता? बिल्कुल यही सवाल है। आज हमारे पास सिनर्जी एंड सोवरेनिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट नाम के दस्तावेज से कुछ अंश हैं और ये इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी पड़ताल इसी बात पर है कि क्या टीम बिल्डिंग और कर्मचारी सशक्तिकरण ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या दो अलग अलग रास्ते। चलिए इस उलझन की परतें खोलते हैं। हाँ, और ये पड़ताल शुरू होती है एक बहुत ही आम लेकिन गहरी समस्या से। क्या? कि अच्छी खासी काबिल लोगों की टीमें भी अक्सर फेल क्यों हो जाती हैं। तो चलिए पहले इससे पढ़ाते हैं। एक टीम को कामयाब बनाने की कला यानी टीम बिल्डिंग। इस दस्तावेज में कहा गया है कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सोची समझी कोशिश है जिसका एक ही मकसद है, लोगों के एक समूह को एक असली असरदार टीम में बदलना। यहाँ सोची समझी कोशिश पर जोर देना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोगों को एक प्रोजेक्ट पर लगा दिया और बस उम्मीद की कि वो अपने आप एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं होता। नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है। दस्तावेज इसके कुछ साफ मकसद बताता है, जैसे आपस में बातचीत का तरीका सुधारना, एक दूसरे पर भरोसा कायम करना और सबसे जरूरी जो मतभेद पैदा होंगे उन्हें संभालना। यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये दस्तावेज कहता है कि ज्यादातर टीमें काबिलियत की कमी से नहीं बल्कि एक खास पड़ाव पर अटक जाने की वजह से फेल होती हैं। इस पड़ाव को कहते हैं स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग यानी तूफान। हाँ, और दस्तावेज के मुताबिक हर टीम को बनने की प्रक्रिया में 5 चरणों से गुजरना पड़ता है और ये स्टॉर्मिंग वाला चरण सबसे खतरनाक है। चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। पहला चरण है फॉर्मिंग, मतलब टीम का बनना। हाँ, ये वो हनीमून पीरियड है जब सब लोग पहली बार मिलते हैं, एक दूसरे से बहुत नरमी से पेश आते हैं। हाँ, सब बहुत अच्छा लगता है शुरू में। बिल्कुल, और प्रोजेक्ट के लक्ष्य समझने की कोशिश करते हैं। सब कुछ बहुत पॉजिटिव लगता है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकती नहीं है ना? नहीं टिकती। इसके ठीक बाद आता है वो चरण जिसकी हम बात कर रहे थे, स्टॉर्मिंग। हाँ, वैसे और यहीं पर टकराव, बहस, मतभेद ये सब शुरू होते हैं और यही वो पॉइंट है जहां कई मैनेजर घबरा जाते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि टीम फेल हो रही है। बिल्कुल, कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ये दस्तावेज कहता है कि ये फेलियर नहीं है। अच्छा, ये विकास का एक जरूरी और मतलब स्वाभाविक हिस्सा है। ये एक तरह का टेस्ट है।
जो टीम इस तूफान से निकल जाती है वही आगे बढ़ती है। मुझे याद है अपनी पहली नौकरी में हमारी टीम इस स्टॉर्मिंग फेज में मतलब महीनों तक फंसी रही थी। ओहो। मीटिंग में बहस होती थी, लोग एक दूसरे से बचते थे। उस वक्त लगता था कि हमारी टीम ही खराब है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि ये तो प्रक्रिया का एक हिस्सा था। बिल्कुल। तो जो टीमें इस चरण को पार कर लेती हैं वो कहाँ पहुंचती हैं? वो पहुंचती हैं तीसरे चरण में, जिसे नॉर्मिंग कहते हैं। नॉर्मिंग। बजाय मिलकर समाधान निकालना सीखते हैं, नियम तय हो जाते हैं और भरोसा बढ़ने लगता है। हाँ। और इसके बाद आता है वो मुकाम जिसके लिए सारी मेहनत की गई थी। हाँ। परफॉर्मिंग। बिल्कुल। अब टीम एक अच्छी तरह तेल डाली हुई मशीन की तरह काम करती है। सही कहा। लक्ष्य साफ है, भूमिकाएं तय है और हर कोई मिलकर बेहतरीन काम कर रहा है। यहाँ सहयोग अपने आप होता है। और आखिर में जो प्रोजेक्ट या काम पूरा हो जाता है तो आता है एडजर्निंग। एडजर्निंग यानी टीम का भंग होना। ये भी एक जरूरी चरण है जहाँ टीम अपनी सफलताओं का जश्न मनाती है और सदस्य अपने अपने अगले कामों की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये सफर तो समझ आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, कोई टीम उस खतरनाक स्टॉर्मिंग वाले चरण को पार कैसे करे? क्या इसे किस्मत पर छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। दस्तावेज इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस तकनीकें बताता है। सबसे पहली और बुनियादी तकनीक है लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। ओके। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब? यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। जब हर किसी को पता होता है कि हमें ठीक ठीक पहुंचना कहाँ है, तो आधे मतभेद तो वहीं खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही एक और जरूरी बात है, भूमिका स्पष्टीकरण, रोल क्लैरिफिकेशन। हाँ। यानी ये साफ करना कि टीम में कौन क्या करेगा। जब हर किसी की जिम्मेदारी तय होती है तो ये मेरा काम नहीं था या मुझे लगा तुम ये कर लोगे वाली कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सही बात है। इससे स्टॉर्मिंग की कई वजहें अपने आप खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। और फिर आती हैं वो चीजें जो टीम के सदस्यों के बीच एक इंसानी रिश्ता बनाती हैं, जैसे विश्वास बनाने वाली गतिविधियां, ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज। ये सुनने में एचआर का कोई फैंसी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। टीम को दफ्तर के बाहर कुछ ऐसा करने का मौका देना जिससे वो एक दूसरे को सिर्फ सहकर्मी की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह जाने। जैसे साथ में कोई आउटडोर गेम खेलना। हाँ, या कोई मुश्किल पहेली सुलझाना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या कंपनियां इन ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज को बस एक एचआर चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल नहीं करती? मतलब क्या एक दिन के पिकनिक से सच में भरोसा बन सकता है, खासकर जब ऑफिस में माहौल अच्छा ना हो? आपका सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब है नहीं। नहीं? अगर ऑफिस का कल्चर ही खराब है तो एक दिन का पिकनिक कुछ नहीं कर सकता। ये गतिविधियां तभी काम करती हैं जब वो एक अच्छी संस्कृति का हिस्सा हो, सिर्फ एक दिखावा ना हो। अच्छा। और जहां तक मतभेद की बात है, उसके लिए एक और बहुत जरूरी तकनीक है, टकराव समाधान प्रशिक्षण। ओके। यानी लोगों को ये सिखाना कि असहमत कैसे हुआ जाए बिना एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला किए। मतलब ये सिखाना कि आप किसी के विचार से असहमत हो सकते हैं, हाँ, उस व्यक्ति से नहीं। ठीक, ये एक स्किल है जो सिखाई जा सकती है। जब लोगों के पास अपने मतभेद सुलझाने के सही तरीके होते हैं तो स्टॉर्मिंग का चरण विनाशकारी होने के बजाय रचनात्मक बन जाता है, जहां अलग अलग विचारों के टकराने से बेहतरीन आइडिया निकलते हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि एक टीम को एक साथ लाना कितना जरूरी है। एक ऐसी टीम बनाना जो एक दूसरे पर भरोसा करे और तूफानी दौर से गुजरकर और मजबूत हो जाए। लेकिन यहाँ दस्तावेज एक और अहम सवाल उठाता है। क्या होगा अगर आपकी टीम बहुत एकजुट है, हर कोई एक दूसरे का दोस्त है, लेकिन टीम का हर सदस्य अपने छोटे छोटे काम के लिए मैनेजर की इजाजत का इंतजार कर रहा है? वो टीम धीमी, निराश और आखिरकार नाकामयाब हो जाएगी। सही। उनकी सारी एकजुटता बेकार चली जाएगी। और यहीं पर हमारा दूसरा बड़ा विचार यानी कर्मचारी सशक्तिकरण, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट सामने आता है। कर्मचारी सशक्तिकरण, ये शब्द भी बहुत इस्तेमाल होता है। इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मैनेजरों का अपने हिस्से का काम दूसरों पर डालने का एक फैंसी तरीका है? हाँ, कई बार ऐसा लग सकता है, लेकिन इसका असली मतलब बिल्कुल उल्टा है। इसे ऐसे समझिए, क्या आप अपनी कार किसी ऐसे मैकेनिक को देंगे जिसे हर स्क्रू कसने से पहले आपसे पूछना पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। सशक्तिकरण का मतलब भी यही है, अपने कर्मचारियों को सिर्फ औजार नहीं बल्कि काम करने का दिमाग
और फैसले लेने की आजादी भी देना। ये कंट्रोल से भरोसे की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। तो ये भरोसे वाला बदलाव असल में दिखता कैसा है? दस्तावेज इसके कुछ उदाहरण देता है? एक बहुत अच्छा उदाहरण है अधिकारों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हाँ, या सीधी भाषा में कहें तो जिम्मेदारी सौंपना। हाँ, मान लीजिए कोई ग्राहक शिकायत लेकर आता है। परंपरागत मॉडल में कर्मचारी को हर बार मैनेजर से पूछना पड़ेगा कि क्या करना है। हाँ, लेकिन एक सशक्त माहौल में उस कर्मचारी को एक तय सीमा तक ग्राहक की समस्या को खुद ही हल करने का अधिकार होता है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो ग्राहक की समस्या तुरंत हल हो जाती है, और दूसरा, कर्मचारी को भी लगता है कि कंपनी उस पर भरोसा करती है और उसके काम की अहमियत है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। दस्तावेज में एक और तकनीक का जिक्र है, सहभागी प्रबंधन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। सहभागी प्रबंधन इसका मतलब है कि उन फैसलों में कर्मचारियों को शामिल करना जिनका असर सीधे उनके काम पर पड़ता है। जैसे नई मशीनरी खरीदने से पहले उन लोगों से पूछना जो असल में उस मशीन को चलाएंगे। हाँ, या फिर सुझाव योजनाओं के जरिए उनसे आइडिया लेना कि काम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो आपने पहले पूछा था कि कोई संगठन ऐसा क्यों करेगा? हाँ, मैनेजर अपनी शक्ति क्यों बांटना चाहेंगे? दस्तावेज इसके फायदे साफ साफ बताता है। कर्मचारी के लिए तो नौकरी से संतुष्टि और सीखने के नए मौके मिलते ही हैं, लेकिन संगठन के लिए इसके फायदे और भी बड़े हैं। जैसे कि सबसे पहला, तेजी से फैसले होना। जब फैसला वो व्यक्ति लेता है जो समस्या के सबसे करीब है, तो काम बहुत तेजी से होता है। सही बात है। दूसरा, बेहतर नवाचार यानी इनोवेशन। जब कर्मचारियों को पता होता है कि उनके नए विचारों को सुना जाएगा और उन्हें आजमाने का मौका मिलेगा, तो वो ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। और तीसरा, उत्पादकता में बढ़ोतरी। बिल्कुल, एक खुश और प्रेरित कर्मचारी हमेशा ज्यादा बेहतर काम करता है। इसमें जॉब एनरिचमेंट का भी जिक्र है। हाँ, जॉब एनरिचमेंट, इसका मतलब सिर्फ ज्यादा काम देना नहीं है, बल्कि काम को ज्यादा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण बनाना है। सही। जैसे किसी को सिर्फ डेटा एंट्री करने के बजाय उस डेटा का विश्लेषण करके एक रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी भी देना। इससे उसके कौशल का भी विकास होता है। लेकिन ये सब हवा में नहीं हो सकता। सशक्तिकरण को सफल बनाने के लिए दो और चीजें नींव की तरह काम करती हैं। क्या है वो? जानकारी तक पहुंच, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्मचारी सही फैसले ले, तो उसे कंपनी के लक्ष्यों और प्रदर्शन के बारे में जानकारी देनी होगी। ओके। और उसे वो फैसले लेने के लिए जरूरी कौशल भी सिखाने होंगे। मतलब बिना सही जानकारी और ट्रेनिंग के सशक्तिकरण सिर्फ एक खोखला नारा बनकर रह जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारे पास तस्वीर के दो हिस्से हैं। एक तरफ टीम बिल्डिंग है जो हम को मजबूत करने पर जोर देती है, सहयोग और एकजुटता पर। दूसरी तरफ कर्मचारी सशक्तिकरण है जो मैं को ताकत और आजादी देने की बात करता है। अब हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं? ये इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पहली नजर में ये अलग अलग लग सकते हैं। दस्तावेज में एक तालिका भी है जो इनके फर्क को दिखाती है। अच्छा। टीम बिल्डिंग का फोकस समूह पर है, उसकी एकता पर है, जबकि सशक्तिकरण का फोकस व्यक्ति पर है, उसकी स्वतंत्रता और जवाबदेही पर। एक मिनट, यहाँ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आप हर कर्मचारी को पूरी आजादी और शक्ति दे रहे हैं, तो फिर टीम की क्या जरूरत है? क्या इससे हर कोई अपनी अपनी दिशा में नहीं भागने लगेगा और मतलब अराजकता नहीं फैलेगी? बहुत अच्छा सवाल है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा। अगर आपने सिर्फ सशक्तिकरण किया और टीम बिल्डिंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, यहीं पर इन दोनों का रिश्ता समझ में आता है। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। पूरक हैं। ये एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। इससे थोड़ा और समझाइए। सोचिए, आपके पास एक ऐसी टीम है जो टीम बिल्डिंग की सारी प्रक्रियाओं से गुजरी है। उनके बीच जबरदस्त तालमेल है, वो एक दूसरे पर अंधा भरोसा करते हैं। लेकिन उन्हें हर छोटे फैसले के लिए, जैसे 500 रुपए का सामान खरीदने के लिए भी अपने मैनेजर से मंजूरी लेनी पड़ती है। क्या होगा उस टीम का? वो धीमी और निराश हो जाएगी। हाँ, उनकी सारी क्षमता और तालमेल बेकार चला जाएगा, क्योंकि वो एक सिस्टम में फंसे हुए हैं जो उन पर भरोसा ही नहीं करता। ठीक यही बात है। अब दूसरी स्थिति सोचिए। ओके। आपके पास बहुत ही सशक्त, होशियार और स्वतंत्र कर्मचारी हैं। उन्हें फैसले लेने की पूरी आजादी है, लेकिन उनमें टीम वाली कोई भावना नहीं है। अच्छा। हर कोई सिर्फ अपने लक्ष्य और अपनी तरक्की के बारे में सोचता है। वो एक दूसरे से जानकारी साझा नहीं करते, एक दूसरे की मदद नहीं करते। तब क्या होगा? तब संगठन के बड़े लक्ष्य कभी पूरे नहीं होंगे। हाँ, हर कोई अपनी अपनी छोटी लड़ाई तो जीत जाएगा, लेकिन कंपनी पूरी जंग हार जाएगी।
आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। तो एक महान संगठन बनाने के लिए आपको दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। आपको टीम बिल्डिंग चाहिए ताकि लोग एक साथ एक दिशा में काम कर सकें, और आपको सशक्तिकरण चाहिए ताकि उस टीम का हर सदस्य अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके तेजी से और प्रभावी ढंग से काम कर सके। मतलब एक सशक्त व्यक्ति जब एक अच्छी टीम का हिस्सा बनता है तो नतीजे असाधारण होते हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में आज की इस पड़ताल का निचोड़ ये है कि संगठनात्मक सफलता का रहस्य इन दो विचारों के संतुलन में छिपा है। पहला, टीम बिल्डिंग, जो लोगों के एक समूह को फॉर्मिंग से परफॉर्मिंग तक के सफर पर ले जाती है ताकि वो एक इकाई के रूप में काम कर सकें। और दूसरा, कर्मचारी सशक्तिकरण, जो उस इकाई के हर सदस्य को फैसले लेने की आजादी और जिम्मेदारी देकर उस पर भरोसा जताता है, जिससे न सिर्फ उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है बल्कि पूरे संगठन की रफ्तार और रचनात्मकता भी बढ़ती है। तो ऐसा लगता है कि वो शुरुआती विरोधाभास असल में विरोधाभास है ही नहीं है। मुद्दा मैं बनाम हम का नहीं है, बल्कि एक मजबूत मैं को एक मजबूत हम का हिस्सा बनाने का है। जब दोनों मजबूत होते हैं तभी संगठन सच में कामयाब होता है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। इस दस्तावेज में सशक्तिकरण की एक सबसे उन्नत तकनीक का जिक्र है, स्वप्रबंधित टीमें, सेल्फ मैनेज टीम्स। ये वो टीमें होती हैं जिनके पास कोई पारंपरिक मैनेजर नहीं होता। वो अपनी योजना बनाने, काम बांटने और नतीजों के लिए पूरी तरह से खुद जिम्मेदार होती हैं। अच्छा, ये टीम बिल्डिंग और सशक्तिकरण का मतलब अंतिम मिश्रण लगता है। हाँ, एक पूरी तरह से बनी हुई टीम जो पूरी तरह से सशक्त भी है। बिल्कुल। तो ये एक सवाल खड़ा करता है, अगर भविष्य में टीमें ऐसी हो जाएं, तो फिर एक पारंपरिक मैनेजर की भूमिका आखिर क्या रह जाएगी?